गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल और एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिबरानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है वो है हैलो एल्केनो के रासायनिक गुण। हैलो एल्केनो के रासायनिक गुण। इसमें हमने बात कर ली थी नाभिक सहित प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, जिसमें हमने SN1 SN2 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके अलावा आगे जब इसमें बढ़े हम तो ईथर का निर्माण पढ़ा, एस्टर का निर्माण पढ़ा, एमिनो की प्राप्ति पढ़ी। तो आगे इसी में एक रिएक्शन को और देखते हैं। उस रिएक्शन का नाम है विलियन सन ईथर संश्लेषण। विलियन सन ईथर संश्लेषण। ये रिएक्शन क्या होती है? विलियन सन ईथर संश्लेषण। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसका निर्माण होगा? ईथर का निर्माण होगा। ईथर का क्या होगा? संश्लेषण होगा। कैसे होता है हेलो एल्केनो से ईथर का संश्लेषण? रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड आयन के साथ तापीय अपघटित कराने पर कराई जाती है तो उत्पाद ईथर निर्मित होता है। तो रिएक्शन को देखते हैं किस प्रकार होती है। RX एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड RONA, या मैं इसको इस प्रकार लिखूं RONA। जब इसको अभिकृत कराया जाता है तो यहां से किसका निष्कासन हो जाता है? सोडियम हैलाइड का। प्रोडक्ट क्या बचता है? ROR, डाई एल्किल ईथर। तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी एल्काइल हैलाइड की क्रिया। सोडियम एल्कोक्साइड आयन क्यों है? ये माइनस है और ये प्लस है। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड आयन। अब इसी के आधार पर हम इसके एग्जाम्पलों की बात करें। R के स्थान पर हमने ले लिया C2H5, X के स्थान पर ले लिया Cl यानी एथिल क्लोराइड की बात कर ली। RX के स्थान पर एथिल क्लोराइड। और सोडियम एल्कोक्साइड में ले लिया हमने सोडियम इथोक्साइड NaOR के स्थान पर C2H5। तो क्या निकलेगा? NaCl। आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। माइनस क्या हो जाएगा? NaCl। बचा क्या? C2H5O C2H5, जिसका नाम क्या होगा? डाई एथिल ईथर। और उत्पाद क्या निर्मित होगा? डाई एथिल ईथर। और आयुपेसी नाम क्या हो जाएगा? एथोक्सी एथेन। क्या आयुपेसी नाम हो जाएगा? मैं यहां पर लिख देता हूं एथोक्सी एथेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियन सन ईथर संश्लेषण। एक रिएक्शन इसमें हम पढ़ते हैं विलियन सन ईथर सतत संश्लेषण। जब हमारा एल्कोहल फिनोल और ईथर वाला चैप्टर चलेगा उसमें हम उस रिएक्शन को देखेंगे कि विलियन सन ईथर सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। तो लगातार ईथर की प्राप्ति कैसे होती है तो उस चैप्टर में हम उस रिएक्शन का डिस्कस करेंगे। हमारे जो चैप्टर हेलो एल्केन है उसमें सिर्फ रिएक्शन थी विलियन सन ईथर संश्लेषण, जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। आगे इसमें बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो मैं इसको क्लीन करता हूं। अगला जो इसी में केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन पढ़ते हैं वो रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में संपन्न होती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। किसमें होती है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन वलय या एरीन हाइड्रोकार्बन में संपन्न होती है। तो इसमें दो रिएक्शन पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं एल्किलीकरण और एक पढ़ते हैं एसिटिलीकरण। लेकिन हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हेलो एल्केन चल रहा है। क्या चल रहा है? हेलो एल्केन। इसलिए हेलो एल्केन में केवल मात्र हम एल्किलीकरण की चर्चा करेंगे, क्योंकि एल्किलीकरण का मतलब ये होता है एल्किल हैलाइड से। एल्किलीकरण का मतलब क्या होता है? एल्किल हैलाइड से। और एल्किल हैलाइड क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन माने जाते हैं।
एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन माने जाते हैं। इसलिए हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन की क्रिया बेंजीन वाले से कराएंगे तो उत्पाद देखते हैं क्या क्या निर्मित होता है। तो ये रिएक्शन पढ़ेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट के रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड एग्जाम में रिएक्टेंट देकर रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा जाता है, इसमें हमको विशेष ध्यान देना है। बहुत मजेदार रिएक्शन है, मैकेनिज्म से भी समझ में आपको अच्छे से आएगी। अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो देखते हैं एल्किलीकरण क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं कि जो बेंजीन वाले होती है, बेंजीन वाले में क्या होता है, बेंजीन वाले में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड। और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होने के कारण बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन धनी मानी जाती है। और बेंजीन वाले की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अधिकतर होती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी बेंजीन वाले डबल बॉन्ड के कारण तो मानी जाती है इलेक्ट्रॉन धनी, और बेंजीन वाले में की सारी अभिक्रियाएं मानी जाती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। माना कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही है ई को मैंने रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ई से। और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, एक चीज ध्यान रखने योग्य है, मजेदार वाली बात है कि उस पर हमेशा धनावेश होता है। वो अधिकतर कार्बोकैटायन राशि के अंतर्गत आता है। उस पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन कमी युक्त यौगिक होता है या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक युक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को चाहिए बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन। बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पर कौन उपस्थित होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही मान लीजिए इस डबल बॉन्ड पर अटैक करता है या इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बंद बनाने के लिए प्रयोग में लेता है, तो स्थिति ये हो जाती है जो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्बन से तो कौन जुड़ गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इसी कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन की बात नहीं कर इस हाइड्रोजन की, क्योंकि सभी कार्बनों पर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो इस कार्बन और कार्बन, दोनों कार्बनों की वैलेंसी में क्या आएगी? संयोजकता में कमी। और जब संयोजकता में कमी आएगी तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही पर धनावेश था वो इस कार्बन पर चला जाता है, क्योंकि इस कार्बन की तो कंप्लीट वैलेंसी हो जाती है 4। देखो 1 2 3 और 1 4, लेकिन इस कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं होती। 1 2 और 1 किसके साथ हो गई? इसकी हाइड्रोजन के साथ। उसको हम शो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए मैं इसको हटा सकता हूं। अब देखिए बेंजीन वाले में सभी कार्बन परमाणु कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। सभी की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। पूरी बेंजीन वाले में रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण डबल बॉन्डों और सिंगल बॉन्ड का स्थानांतरण चलता रहता है, इसलिए बेंजीन वाले का स्थायित्व पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक कार्बन पर मुसीबत आती है तो दूसरा कार्बन उसका क्या देता है? साथ। मान लीजिए कोई भी परिवार में, मान लीजिए किसी परिवार में एक भाई पर जब परेशानी आती है तो दूसरा भाई उसका क्या देता है? साथ देता है। उसी प्रकार कार्बन के जब इस पर धनावेश आया, इसकी संयोजकता में कमी हुई, तो इस डबल बॉन्ड का स्थानांतरण इन दोनों कार्बनों के बीच में हो जाता है, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में। तो ये प्लस कहां चला जाएगा? इस कार्बन के पास चला जाएगा, क्योंकि अब इसके पास कमी हो गई। तो स्थिति नेक्स्ट क्या होगी? स्थिति ये हो जाएगी, एकांतर क्रम में बन जाएंगे डबल बॉन्ड। ये पहले से ही बना हुआ है, ये नया बना है, फॉर्मेशन हुआ है अनुनाद के कारण। और इससे कौन जुड़ा हुआ है? ई। और इससे कौन जुड़ा हुआ है? एच। अब ये स्थिति हो गई। अब इन दोनों कार्बनों के बीच में तनाव आ गया। उस तनाव को कम करने के लिए ये बॉन्ड खिसक कर इन दोनों के बीच में जाएगा। तो ये प्लस कहां चला जाएगा? अगले वाले कार्बन पर। तो अगले वाला कार्बन की स्थिति क्या हो जाएगी? स्थिति हो जाएगी ये जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्थिति ये हो जाती है। यहां पर तो चार्ज कैसा आ जाता है? प्लस। इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाते हैं? डबल बॉन्ड। यहाँ पर एकांतर क्रम में क्या उपस्थित हो गए? डबल बॉन्ड। ये न्यू फॉर्मेशन हुआ, ये पहले बना। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ई। और इसके साथ हाइड्रोजन। अब स्थिति ये आती है कि जो ये हाइड्रोजन है, अब प्रकृति का आवारा तत्व किसे माना जाता है? हाइड्रोजन को माना जाता है।
प्रकृति का इलेक्ट्रॉन न्यूनता किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम मानी जाती है? हाइड्रोजन की मानी जाती है। इसलिए भागेगा कौन? भागता है यहाँ से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन वाले को डबल बॉन्ड के रूप में दे जाए और ये प्लस H प्लस के रूप में प्रोटॉन के रूप में बाहर हो जाए तो बेंजीन वाले से क्या बन जाता है? उत्पाद निर्मित हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का एडिशन हो जाता है। तो एडिशन जब होगा तो माइनस क्या हो जाएगा? H प्लस, और उसके साथ एकांतर क्रम में क्या बन गए? डबल बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? डबल बॉन्ड के रूप में। इससे कौन जुड़ गया? इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये क्या निर्मित हो जाता है? हमारा प्रोडक्ट। क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया। अब बात ये आती है कि ये क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन नहीं। इस पर चार्ज कैसा था? प्लस। और जो हाइड्रोजन निकला है उस पर भी चार्ज कैसा है? प्लस। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या कर दिया? प्रतिस्थापन। इसलिए बेंजीन वाले की सभी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के रूप में मानी जाती हैं। तो देखते हैं हेलो एल्केनों में कैसे होती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो उन रिएक्शनों की हम बात करते हैं। ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक चीज और इसमें क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब इसमें रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है कि पूरी बेंजीन वाले में क्या घूमता है? धनावेश। और धनावेश के कारण कौन जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन स्नेही और हाइड्रोजन। इसको कहा जाता है वीलैंड मध्यवर्ती। वीलैंड मध्यवर्ती, या दूसरा नाम इसको देते हैं एरेनियम आयन। एरेनियम आयन। एरेनियम आयन। तो आपको अच्छे से क्लियर होगा जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है या अनुनादी संकर होता है उसको क्या कहा जाता है? वीलैंड मध्यवर्ती या एरेनियम आयन कहा जाता है। परिभाषा क्या हुई? यदि बेंजीन वाले के किसी कार्बन परमाणु पर धनावेश उपस्थित पाया जाता हो तो बनने वाली संरचना या निर्मित होने वाली संरचना एरेनियम आयन या वीलैंड मध्यवर्ती मानी जाती है। तो देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में एल्किलीकरण हेलो एल्केनों में कैसे संपन्न होती है। तो ये आपको मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं कौन सी रिएक्शन है, तो इसको मैं क्लीन करता हूं। ध्यान दीजिएगा, पहली प्राथमिक हेलो एल्केन से, प्राथमिक हेलो एल्केन से कौन सी रिएक्शन होगी? एल्किलीकरण। एल्किलीकरण, एल्किनाइजेशन। एल्किलीकरण देखते हैं इसमें क्या होता है कि जब बेंजीन वाले की क्रिया प्राथमिक हेलो एल्केन C2H5Cl के साथ निर्जल AlCl3 एक लुईस अम्ल माना जाता है। ये ध्यान रखना, क्या माना जाता है? लुईस एसिड माना जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित पाया जाता है जो लोन पेयर ग्रहण आसानी से करके उपसह संयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। इसलिए AlCl3 को लुईस एसिड माना जाता है। तो देखिए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा कि बेंजीन वाले से क्या जुड़ेगा? C2H5 और प्लस में क्या निकलेगा? HCl। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल बेंजीन। इसी प्रकार यदि मैं बेंजीन वाले की रिएक्शन CH3Cl के साथ कराता हूं तो उत्पाद वही कैटलिस्ट क्या होगा? निर्जल AlCl3 और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्किल बेंजीन, यानी कि इसके साथ मेथिल समूह जुड़ेगा। जब मेथिल समूह जुड़ता है तो इसको एक विशेष नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है टॉलुइन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलुइन। मेथिल बेंजीन को क्या कहा जाता है? टॉलुइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बन गई फ्रीडल क्राफ्ट में एल्किलीकरण में प्राथमिक हेलो एल्केन की एल्किलीकरण रिएक्शन। ठीक है, अब इसको मैकेनिज्म से समझते हैं। तो मैकेनिज्म से मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा।
प्राथमिक हेलोएल्केन और द्वितीयक हेलोएल्केन और तृतीयक हेलोएल्केन को मैकेनिज्म से कैसे समझाया जाता है। तो एक की जब समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली द्वितीयक हेलोएल्केन की एल्किलीकरण भी समझ में आएगी और तृतीयक हेलोएल्केन की एल्किलीकरण भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसकी एक मैकेनिज्म आपको अच्छे से क्लियर करता हूं। तो ये आपको रिएक्शन तो क्लियर हो गई होगी, ये दोनों क्या है, रिएक्शन है। अब इनकी मैकेनिज्म देखते हैं क्या होती है मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होती है, क्रियाविधि CH3Cl प्लस निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक से क्रिया करता है, प्रोडक्ट बनाता है AlCl4 माइनस और CH3 प्लस, और CH3 प्लस कहलाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। मैंने आपको बताया था कि AlCl3 लुईस अम्ल के समान व्यवहार करता है, इसलिए Cl माइनस के इलेक्ट्रॉनों को यानी कि लिगेंड के रूप में Cl माइनस को अपने साथ एडिशन करता है। इसलिए लुईस की धारणा के अनुसार जो लोन पेयर ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल और जो लोन पेयर देता है वो लुईस क्षार, इसलिए AlCl3 लुईस अम्ल माना जाता है। तो क्या बना, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और बेंजीन वाले में प्यारे बच्चों क्या पाए जाते हैं, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इस पर अटैक कौन करता है, CH3 प्लस अटैक करता है। तो CH3 प्लस किसी भी कार्बन पर क्या करेगा, अटैक, मान लीजिए इस डबल बॉन्ड पर अटैक करता है तो स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति ये होगी इस कार्बन से CH3, इसी कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। वही पिछले वाले मैकेनिज्म के अनुसार ये क्लियर हो रहा होगा आपको। और चार्ज कैसा आएगा इस पर, प्लस, एकांतर क्रम में क्या बचेंगे, इसके पास डबल बॉन्ड। आगे जो स्थिति क्या होगी, ये बॉन्ड खिसक कर यहां जाएगा तो ये प्लस इस कार्बन पर आएगा। तो नेक्स्ट स्थिति हो जाएगी इस कार्बन पर प्लस चार्ज, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, इसके साथ CH3 और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये बॉन्ड खिसक कर यहां आएगा प्लस यहां जाएगा तो नेक्स्ट स्थिति क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्थिति ये हो जाएगी इस पर चार्ज प्लस हो गया, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, उसके साथ CH3 के साथ H। अब देखिए इसको हम सीधा ये भी दर्शा सकते हैं कि हमको पता है एरेनियम आयन क्या होता है, ये स्थिति होती है क्योंकि एकांतर क्रम में रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, अनुनादी संरचना में रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पूरी बेंजीन वाले में कौन रोटेशनल हो रहा है, प्लस रोटेशनल हो रहा है, धनावेश रोटेशनल हो रहा है। और धनावेश होने के कारण बेंजीन वाले पे ये धनावेश सभी कार्बनों पर रोटेशनल होता है, इसलिए इसको अपन इस डॉटेड के रूप में आंशिक बंधन के अंदर बेंजीन वाले के अंदर दिखा देते हैं। इसको एरेनियम या वीलेंट मध्यवर्ती कहा जाता है। इससे मैं डायरेक्ट अगर AlCl4 माइनस यहाँ पर लिखता हूं तो आपको पता है यहां से कौन हटेगा, अगली वाली स्थिति से H प्लस हटेगा। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड के रूप में, क्या बन जाएगा, टॉलुइन उत्पाद बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ सीधा भी दिखा सकता हूं कि एरेनियम मध्यवर्ती आयन से जब AlCl4 रिप्रेजेंट होगा या क्रिया करेगा तो उत्पाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, इसके साथ CH3 और प्लस में क्या निकलेगा HCl, और सीधा क्या निकाल सकता हूं मैं, AlCl3 वापिस से क्या बन गया, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और स्वयं क्या हो जाते हैं, परिवर्तित। तो निर्जल ड्राई AlCl3 ने आसानी के साथ रिएक्शन भी करा दी और लास्ट में स्वयं भी बन गया। तो ये प्राथमिक जब हेलोएल्केन की क्रिया इस प्रकार हुई तो इसी प्रकार द्वितीयक हेलोएल्केन की होगी, इसी प्रकार तृतीयक हेलोएल्केन की विद मैकेनिज्म एरेनियम मध्यवर्ती आयन से संपन्न होती है। तो आपको अच्छे से फ्रीडल क्राफ्ट की एल्किलीकरण क्रिया समझ में आ रही होगी। एक रिएक्शन की मैं और बात कर लेता हूं। ध्यान देना, रिएक्शन क्या है, ये हमारी क्या है, बेंजीन वाले प्लस में तृतीयक हेलोएल्केन होता है CH3 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 के साथ Cl, जिसको तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड भी माना जाता है। जब इसको निर्जल AlCl3
AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाएगा। उत्पाद क्या बनेगा? बेंजीन के साथ C के साथ CH3, C के साथ CH3 और इसके साथ क्या हो जाएगा? CH3। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया? तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। और प्लस में क्या निकला? HCl रिमूव हुआ, HCl बाहर निकला। अब इसका IUPAC नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट IUPAC है, ध्यान देना। मैंने आपको बता रखा है कि बेंजीन वलय से कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ेगी तो बेंजीन वलय को हमेशा प्रतिस्थापी माना जाता है। और प्रतिस्थापी में किस वर्ड का प्रयोग करते हैं? फेनिल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं लंबी कार्बन जब श्रृंखला का चयन करूंगा तो 1, 2 और 3, 2 पर क्या जुड़ रहा है? मैथिल। और 2 पर ही क्या जुड़ गया? फेनिल। फेनिल किससे लिखा जाता है अल्फाबेट क्रम में? P से। और मैथिल किससे लिखा जाता है? M से। तो अल्फाबेट क्रम में पहले कौन आता है? M आता है। P कब आता है? बाद में आता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मैथिल 2 फेनिल। 2 मैथिल 2 फेनिल। और कितने कार्बन की श्रृंखला है? कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो प्रोडक्ट बनेगा 2 मैथिल 2 फेनिल प्रोपेन। तो आपसे कोई ये पूछे कि तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का IUPAC क्या होगा? तो IUPAC होगा 2 मैथिल 2 फेनिल प्रोपेन होगा। ठीक है। और जब द्वितीयक हेलो एल्केन की बात की जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पर क्या कर दूं मैं? यहां पर हाइड्रोजन। तो यानी एक CH3 कम हो जाएगा। तो उत्पाद जब क्या बनेगा उससे? उत्पाद ये बनेगा जब द्वितीयक हेलो एल्केन लेंगे CH के साथ CH3 और CH के साथ CH3। इसको क्या कहा जाता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या कहा जाता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसको एक नाम से और जाना जाता है क्यूमीन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आपसे कोई ये पूछे क्यूमीन क्या है तो क्यूमीन कहलाती है आइसोप्रोपिल बेंजीन। और इसका IUPAC क्या होता है? 2 फेनिल प्रोपेन। क्या होगा? 2 फेनिल प्रोपेन। क्योंकि बेंजीन वलय से कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़े तो बेंजीन वलय को हमेशा प्रतिस्थापी माना जाएगा और फेनिल शब्द का प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 फेनिल प्रोपेन। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को एल्किलीकरण हेलो एल्केनों की आसानी से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम इसमें जब बात करते हैं वो रिएक्शन होती है एक रिएक्शन तो हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कंप्लीट हो चुकी है हेलो एल्केनों की। अब बात करते हैं विलोपन अभिक्रियाएं जिसको क्या कहा जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब ये विलोपन अभिक्रियाएं हमेशा विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा संपन्न होती है। जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होता है तो उस क्रिया को विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहा जाता है। इनको एक नाम से और जानते हैं, बीटा विलोपन। किस नाम से जानते हैं? बीटा विलोपन। और हमेशा अधिकतर उत्पाद एल्कीन का निर्माण होता है। जब हेलो एल्केनों की विलोपन अभिक्रिया होगी तो उत्पाद के रूप में एल्कीन का निर्माण होगा। तो रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन क्या होती है। यदि CH3CH2Cl को एक चीज और इसमें मजेदार बात है कि इसमें हमेशा उत्प्रेरक एल्कोहलिक KOH प्रयोग में लिया जाता है। एल्कोहलिक KOH प्रयोग में लिया
जाता है। जिसका हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उस कार्बन को क्या कहा जाएगा, अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट पीछे वाले को क्या कहा जाएगा, बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से तो किसका निष्कासन होगा, हैलोजन परमाणु का। बीटा कार्बन से किसका निष्कासन होगा, हाइड्रोजन परमाणु का। तो निष्कासन किसका होगा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंट में, हाइड्रोजन हैलाइड का। रासायनिक क्रिया किस नाम से जानी जाएगी, बीटा विलोपन या विहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो उत्पाद क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl। तो उत्पाद क्या बना, एथीन। मान लीजिए इस प्रकार और कोई रिएक्शन हो, CH3 CH2 के साथ CH3 CH3 और मैंने यहां पर लगा दिया Cl। अब ये क्या है, कैसा हेलो एल्केन है, द्वितीयक हेलो एल्केन। एक एल्किल समूह ये हो गया, एक एल्किल समूह ये हो गया। तो ये कार्बन कौन सा माना जाएगा, अल्फा कार्बन माना जाएगा। और क्या होगी, एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब रिएक्शन संपन्न होगी, अब देखिए ये कार्बन भी अल्फा है, इसके आगे वाला भी बीटा है, इसके पीछे वाला भी बीटा है। अब दिक्कत ये आती है कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट दोनों से ही बनते हैं, ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट दोनों से ही बनते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट का स्थायित्व सर्वाधिक होता है, एक प्रोडक्ट का स्थायित्व कम होता है। ये मजेदार पॉइंट बात है इसमें, विलोपन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में, कि एक कार्बन तो कौन सा होता है, एक प्रोडक्ट तो कैसा होता है, लघु उत्पाद के रूप में होता है। एक प्रोडक्ट किसके रूप में होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में होता है, या अधिक उत्पाद के रूप में होता है, या मेजर प्रोडक्ट माना जाता है। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, अल्फा कार्बन से तो कौन हटेगा, सीधी सी बात है, हैलोजन हटेगा। यदि मैं यहां से बीटा से, यस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता हूं तो उत्पाद क्या निर्मित होता है, ध्यान देना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि 1 2 3 4 2 ब्यूटीन उत्पाद निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है, 2 ब्यूटीन उत्पाद निर्मित होता है। और यदि मैं इस कार्बन से, इस कार्बन या इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता हूं तो उत्पाद क्या निर्मित होता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 1 ब्यूटीन क्या निर्मित होता है, 1 ब्यूटीन, यानी कि ये उत्पाद निर्मित होता है। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1 ब्यूटीन निर्मित होता है। क्योंकि अल्फा कार्बन से तो कौन गया, हैलोजन, और बीटा कार्बन से कौन गया, हाइड्रोजन। लेकिन एक बात मजेदार पॉइंट ये है कि जो 2 ब्यूटीन है ये उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, और 1 ब्यूटीन है ये उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसकी मात्रा तो होती है 100 में से 19% और इसकी मात्रा होती है 100 में से 81%। इसका मतलब क्या हुआ, 2 ब्यूटीन बहुत अधिक मात्रा में बना, स्टेबिलिटी भी मानी जाती है, 1 ब्यूटीन कम मात्रा में बना, अस्थायी भी माना जाता है। उसका एक कारण है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सेतजेफ नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेतजेफ का नियम भी पूछा जाता है। नियम क्या होता है कि जब किसी द्वितीयक या तृतीयक मोनोहैलोएल्केन से, मेरी बात ध्यान रखना, जब किसी द्वितीयक या तृतीयक मोनोहैलोएल्केन से विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के निष्कासन द्वारा एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में बीटा विलोपन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, तो वह उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, जिसमें द्विबंध से देखो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, द्विबंध से बंधित एल्किल समूह की संख्या सर्वाधिक होगी। तो यहाँ पर एल्किल समूह की संख्या, एक मैथिल समूह ये हो गया, एक मैथिल समूह ये हो गया, तो एल्किल समूह की संख्या कितनी है, 2। इसका मतलब उत्पाद कैसा है, स्थायी। जबकि यहाँ पर 1 ब्यूटीन में इन दोनों कार्बनों के बीच से जो डबल बॉन्ड है उससे कितना एल्किल समूह जुड़ रहा है, एथिल समूह, 1। इसलिए ये उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होता है। दोबारा से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, याद रखने योग्य नियम है, एग्जाम में क्लिक भी हो सकता है। जब किसी मोनोहैलोएल्केन से, या द्वितीयक होगा या तृतीयक होगा, जब किसी मोनोहैलोएल्केन से
विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा एल्कीन बनने की संभावना हो या एल्कीन बनती हो तो उस एल्कीन की प्राप्ति सर्वाधिक होगी जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या सर्वाधिक पाई जाती हो। तो इन रिएक्शनों को कहा जाता है विलोपन रासायनिक अभिक्रिया। आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों। इसलिए आज का वीडियो हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। आप खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो के लिए आपको न्यूज मिलती रहे। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।